दोस्तों नमस्कार। 21वीं शताब्दी को हम नॉलेज इकोनॉमी बेस्ड शताब्दी की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि नॉलेज इज पावर जब हम 21वीं शताब्दी की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी डेवलप करना चाहते हैं, अपने देश को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो आपके इंस्टीट्यूशंस में नॉलेज बेस होना चाहिए जो वर्ल्ड क्लास हो। क्या भारत में ऐसा हो रहा है? आज हम इस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दुनिया में जितनी भी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको हम नंबर 1, नंबर 2 की कैटेगरी में रखते हैं, वो कितने कैंपस हैं? दुनिया में इतिहास पे अगर हम नजर डालें तो मुझे ये बताइए कि तक्षशिला दुनिया में कितने थे? मेरी जानकारी के हिसाब से एकमात्र। नालंदा यूनिवर्सिटीज कितनी थी? एक। हार्वर्ड आज की दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया में कितने हैं? एक कैंपस है। अगर हम ऑक्सफोर्ड की बात करें तो कितने कैंपस हैं? एक कैंपस है। इससे ये पता लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके यहाँ पे एक ही नाम के कितने कैंपस हों और उससे आप अपनी बौद्धिक क्षमता को प्रदर्शित करें। ऐसा नहीं होता है। आज मुद्दा इस बात को लेके है कि भारत सरकार जो IIM अमेंडमेंट बिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2023 लेके संसद में आई है, क्या उससे भारत के IIM जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या उनमें गुणात्मक सुधार होगा या हम गलत दिशा में जा रहे हैं? ये गंभीर मुद्दा है दोस्तों, इसीलिए आज हम इस पे चर्चा करेंगे। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की, तो हमारा ध्यान जाता है कि डिग्रियां कितनी मिल रही हैं और आपकी डिग्री कहां से है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आज की दुनिया में अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाएं या इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी मीटिंग में जाएं, वहां पे दो चीजों की कभी भी आपको टर्मिनोलॉजी देखने को नहीं मिलेगी। एक है एक्सपीरियंस और दूसरा है क्वालिफिकेशन। कभी आप ध्यान से देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिस चीज पे चर्चा की जाती है वो है कॉम्पिटेंसी, ना कि एक्सपीरियंस। कम एक्सपीरियंस्ड इंसान भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी से कॉम्पिटेंट हो सकता है। मुझे लगता है आप इस बात से सहमत होंगे। इसी तरह से जो लोग डिग्री वाले हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें कोई ज्यादा समझ हो। उदाहरण हमारे सामने है, IIT ग्रेजुएट मुख्यमंत्री क्या कॉम्पिटेंट है? एग्जाम्पल हमारे सामने। सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन और भ्रष्टाचार के केस एक IIT क्वालिफाइड इंसान पे चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक और IIT के चीफ मिनिस्टर थे जो आम आदमी की तरह रहते थे और गोवा के मुख्यमंत्री थे, वो भी IITian थे। कहने का मतलब है कि अगर हम मैं मनोहर पर्रिकर की बात कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि डिग्री कुछ भी हो, अगर आपकी मानसिकता ठीक नहीं है, आपकी डिग्री किसी काम नहीं आ सकती। ये एक उदाहरण था। अब दोबारा बात करते हैं हम कॉम्पिटेंसी को लेके कि जो अमेंडमेंट भारत सरकार लेके आई है, IIM अमेंडमेंट एक्ट 2023, इसका पूरा प्रयास ये है कि जो हमारे IIM हैं इनमें सुधार हो। लेकिन सुधार किस रूप में? बिल में तो इसकी कोई चर्चा नहीं। और चिंता इस बात की है कि जिस दिशा में हम सुधार करना चाह रहे हैं उससे नुकसान ज्यादा हो रहा है। मैं इसकी चर्चा कुछ उदाहरण के साथ आपके सामने करूंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जब IIM जब हिंदुस्तान में शुरू हुए थे, IIM की मैं बात कर रहा हूं जिसका मैं भी स्टूडेंट रहा हूं। शुरुआत में 2 IIM थे, एक अहमदाबाद और दूसरा कलकत्ता। उसके बाद 2 और जोड़े गए, लखनऊ और बेंगलोर। उसके बाद जब जरूरत लगी कि हाँ, हिंदुस्तान में मैन पावर की कमी है और हमें ज्यादा मैन पावर चाहिए, तो फिर
7 आईआईएम और खोले गए। उसके बाद ये सरकार की दलील थी कि साहब डिमांड ज्यादा आ रही है कि आईआईएम और ज्यादा होने चाहिए, 7 और खोल दिए गए। और जो बिल लेके आई है सरकार, उसमें एक और आईआईएम खोल दिया है। कुल मिला के जहां पे हिंदुस्तान में 2 आईआईएम थे, आज 21 आईआईएम अहमदाबाद के तर्ज पर आईआईएम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब सवाल इस बात को लेके है कि क्या 21 आईआईएम होने से हिंदुस्तान में मैनेजमेंट क्वालिटी में सुधार आएगा? इस बात को हमें समझना होगा। दोस्तों, जो अभी आईआईएम हमारे सामने हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो 4 इंस्टीट्यूट थे, वहां पे भी फैकल्टी की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग और बजट से नहीं बनती है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, बिना गुरु ज्ञान कहां से पाऊं। जब आपके पास कॉम्पिटेंट फैकल्टी ही नहीं है, तो इतने सारे आईआईएम खोलने की जरूरत क्या है? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग आईआईएम थे, उनकी भी हालत खराब है, वहां पे भी अच्छी फैकल्टी नहीं मिल पा रही है। और अगर वहां पे अच्छी फैकल्टी होती तो आज जो हमारे हिंदुस्तान में टॉप आईआईएम रैंकिंग है, वो आईआईएम अहमदाबाद की 2015 में ग्लोबल रैंकिंग में आईआईएम अहमदाबाद का नंबर आता था 60 पे, और 2022 में वो घट के हो गया 62। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि जो एग्जिस्टिंग आईआईएम हैं, उनको हम नहीं संभाल पा रहे, नई दुकानें खोलने का क्या फायदा? पहली बात। दूसरा, क्या आईआईएम्स वास्तव में हिंदुस्तान की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब भी इंटरव्यूज लेते हैं, तो अक्सर अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट लीडर से बात करें, प्रमोटर से बात करें, एमडी से बात करें, अक्सर उन सब की एक ही शिकायत होती है कि विजय, अच्छे आदमी नहीं मिलते, यार कोई अच्छा आदमी दिला दो। ये अक्सर हम लोग आपस में बात करते हैं। अब सवाल ये है कि अच्छा आदमी की डेफिनेशन क्या है? डिग्री तो सबके पास है, लेकिन वो अच्छा नहीं। अच्छा इसलिए नहीं है कि डिग्री है, लेकिन एक्सीलेंस की मानसिकता नहीं है कि हम कैसे सर्वोत्तम आउटपुट दें, वो मानसिकता हमारे मैनेजर्स में नहीं है। यही कारण है कि हम चाइना के आगे खड़े नहीं हो पा रहे। हम जरूर बात करते हैं कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, हमने परफॉर्मेंस कर दी, हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे अच्छी है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ क्वालिटी डिफेक्ट दुनिया में सबसे कम है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं? किस बात को लेके हम कह सकते हैं कि दुनिया में हम सर्वोत्तम हैं? ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब आप ग्लोबल कंपटीशन की बात करते हो तो दुनिया कंपेयर करती है। इस बात को हमें समझना होगा। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे कि जो अमेंडमेंट लेके आए हैं, उसमें यह कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति अब जितने भी आईआईएम्स हैं, उनके विजिटर होंगे। इसका मतलब भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहेगा अब सारे आईआईएम इंस्टीट्यूट्स पे। क्या भारत सरकार के नियंत्रण होने से क्वालिटी इंप्रूव होगी? अगर ऐसा है तो क्या हम जितनी भी एग्रीकल्चर रिसर्च फैसिलिटीज हैं, जिसको हम ICAR बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, क्या उन्होंने भारत के किसानों की समस्याओं का समाधान कर दिया? क्या हमारे बीज ऐसे हैं जिसमें किसानों को सर्वोत्तम क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी मिले? क्या हमारा किसान ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो गया है? क्या हम क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए नई वैरायटीज, नए पेस्टिसाइड्स, नए सीड्स को लेके आगे बढ़ पा रहे हैं? कई मुद्दे हैं और ओपन मुद्दे हैं। जहां तक बात है पोल्ट्री की, पूरी दुनिया में जितनी भी ब्रीड है, वो सिर्फ 2 कंपनियों के पास है।
हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश में एक भी वर्ल्ड क्लास पोल्ट्री ब्रीड नहीं बना पाए। दोस्तों, सवाल इस बात का लेके है कि हमने रिसोर्सेज दिए, आईएम्स को भी रिसोर्सेज दिए, आईआईटीज को भी दिए, आईसीआर को भी दिए, बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी दिए, ये वर्ल्ड क्लास क्यों नहीं बन पाए? कितनी बार आईएम अहमदाबाद या बाकी आईएम्स को लेके वर्ल्ड क्लास लेवल पे इनको बुलाया जाता है और ये कहे कि आप बताइए कि दुनिया के आने वाले चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया जाए। क्या कभी आपने इस तरह का पेपर प्रेजेंटेशन आईएम्स की तरफ से देखा है? जब भी बात होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो हम बात करते हैं कि अमेरिका की इस इंस्टीट्यूट के पेपर ने कहा है रिसेशन के ये चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज के ये चैलेंजेस हैं, वगैरह वगैरह। आईएम अहमदाबाद से कितने ऐसे या कितने आईएम्स, जो हमारे 21 आईएम्स हैं, उनमें से कितने ऐसे कॉन्सेप्ट पेपर निकले हैं जिसने दुनिया के चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश करी? दोस्तों, कुल मिला के समस्या हम सबके साथ ये है, जैसा इस बिल में कहा गया है, अगर मैं आपको उस बिल की भाषा पढ़ के बताऊं जिसको हमें समझना होगा। इसमें यह कहा गया है कि 1961 में पहली बार 2 आईएम्स बने, फिर बाद में जैसे इंस्टीट्यूशंस की डिमांड आई तो 4 और बनाए, 11th प्लान में 7 और बनाए, 2015-16 में 7 और खोले गए और अब हम 1 और बना रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, क्या हम क्वालिटी बढ़ा रहे हैं? जब एग्जिस्टिंग आईएम्स के पास अच्छी फैकल्टी नहीं है तो फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए, वर्ल्ड क्लास फैकल्टी को अट्रैक्ट करने के लिए इस बिल में कोई प्रावधान क्यों नहीं है? क्या सिर्फ डायरेक्टर बनाने से और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कंट्रोल करने से क्या क्वालिटी अपग्रेड हो जाएगी? सवाल जो है ना वो बहुत गंभीर है। ये इस बात को भी मैं मानता हूं कि आज आईएम्स के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा है, वहां पे भी गुटबाजी है। तो इस तरह की मानसिकता से क्या हम वर्ल्ड क्लास रिसर्च दे पाएंगे? उदाहरण के लिए आईएम अहमदाबाद ने थोड़े समय पहले एक चर्चा ये की कि वहां पे जो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट का फैकल्टी सिस्टम है, जो वहां पे पूरा डिवीजन है जो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट पे काम करता है, उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ वहां के सीनियर प्रोफेसर्स को लगता है कि हिंदुस्तान में अब एग्रीकल्चर मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। क्यों? शायद ये कारण था कि जो वहां पे एग्रीकल्चर मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स बच्चे निकलते थे, उनको जनरल बच्चों से शायद ज्यादा तनख्वाह मिलती थी, एवरेज सैलरी की बात करें तो। क्या ये ईर्ष्या का कारण होना चाहिए या एक प्राउड फीलिंग होनी चाहिए? लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स इस बात पे आमादा थी कि वहां से हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक आधार है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट की पढ़ाई को बंद कर दिया जाए। जब हमारे बड़े इंस्टीट्यूशंस इस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे तो क्या हिंदुस्तान में हम मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन दे पाएंगे? और आज आपने 21 कैंपस बना दिए। अगर ऑन एन एवरेज 21 कैंपस में 50 फैकल्टी की भी जरूरत है तो आपको 1000 फैकल्टी चाहिए, टीचिंग स्टाफ चाहिए, सपोर्ट स्टाफ चाहिए। क्या हमारे पास वर्ल्ड क्लास 1000 टीचर है? और अगर हमारे पास वर्ल्ड क्लास 1000 टीचर हैं तो वो 1000 रिसर्च पेपर दुनिया में क्यों नहीं दिख रहे जो हमारे वर्ल्ड क्लास फैकल्टी ने बनाए? हकीकत यह है दोस्तों कि भारत सरकार पैसा दे देती है, कैंपस के लिए जमीन दे देती है, बिल्डिंगें दे देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान नहीं है। इसी तरह से स्किल इंडिया की जब हम बात करें तो इतना लंबा चौड़ा मंत्रालय बनाया गया स्किल इंडिया का, लेकिन आज भी इंडियन इंडस्ट्रीज को क्वालिफाइड मैन पावर नहीं मिलता है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि हिंदुस्तान में हम लोग क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, हम लोग क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते। और जब भारत सरकार ने यह कहा कि डायरेक्टर भारत सरकार नॉमिनेट करेगी तो क्या वो क्वालिटी बेस होगा? क्या ये ट्रांसपेरेंट वे में होगा या नॉमिनेटेड होगा? ये अपने आप में पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा। आने वाले दिनों में
हमें देखने को मिलेगा कि इस अमेंडमेंट के बाद आईआईएम्स के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ती हैं या एकेडमिक एक्सीलेंस बढ़ता है। क्या हम बनी बनाई संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं या उनको प्रॉस्पर कर रहे हैं? ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। 21वीं शताब्दी में जब भारत अपने आप को विश्व गुरु बनाने की ताक में है, तो बिना वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन के ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, चाहे वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन हो या कोई और कंसिडरेशन हो, हम लोग क्वांटिटी पे ध्यान करते हैं, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पे? मुझे लगता है कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट बढ़ाने की जगह जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उसमें क्वालिटी की गुणवत्ता पे फोकस किया जाए, क्वालिटी को लेके, तो मुझे लगता है कि ज्यादा देश का भला वो हो पाएगा। दूसरी तरफ जिस तरह से आईआईएम्स ने अपनी एकेडमिक फीस बढ़ाई है और फिर ये कहा जाता है कि क्योंकि आईआईएम्स के बाद आपको अच्छी नौकरी मिल जाती है तो आप लोन ले लीजिए, आईआईएम की अच्छी खासी फीस जमा करा दीजिए और फिर जिंदगी भर आप लोन चुकाते रहिए। मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, जो बच्चा 15, 20, 25 लाख रुपए लोन लेके पढ़ाई करेगा, वो सर्विस माइंडसेट से काम करेगा या वो नौकरी ढूंढेगा, हाई पेइंग सर्विस? हम क्या गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं? यही हालत डॉक्टर्स का है। डॉक्टर्स गांव में जाके क्यों नहीं काम करते? क्योंकि फीस इतनी ज्यादा है कि बच्चों को लोन चुकाना पड़ता है। इसीलिए सब तरह के गलत हथकंडे आज मेडिकल सर्विसेज में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पैसा कमा के पहले सबसे पहले लोन चुकाना है। किस दिशा में हम जा रहे हैं? क्या हम वर्ल्ड क्लास अच्छी सर्विस माइंडसेट के मैनेजर तैयार कर रहे हैं या हम प्लेसमेंट एजेंसीज क्रिएट कर रहे हैं कि आईआईएम की स्टैंप लगी हुई है तो नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी करने के बाद पहले ईएमआई चुकाओ, फिर मजे करो, हिंदुस्तान में थोड़े समय काम करो, फिर विदेश माइग्रेट हो जाओ, भारत के टैक्स पेयर के पैसे पे बने हुए इंस्टीट्यूशंस में पहले एडमिशन लो, वहां से अच्छी नौकरी लो और फिर विदेश निकल जाओ। हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को कौन सपोर्ट करेगा? यहाँ एमएसएमई को कौन सपोर्ट करेगा? दे कैन नॉट अफोर्ड। आईआईएम्स के पास आउट बच्चे किसी एमएसएमई में तो जाने वाले नहीं है। वो भारत की 95% इंडस्ट्री का बेस है। जब वो वर्ल्ड क्लास नहीं होगा तो भारत वर्ल्ड क्लास कैसे हो सकता है? आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पे? ये गंभीर मुद्दा है, इसलिए मैंने उठाया आज आपके सामने। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, हो सके तो आपस में साथियों में इस पे चर्चा करिए कि हिंदुस्तान में टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए। क्या सरकारें कर पाएंगी या कोई और मॉडल चाहिए? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।